हेलो लर्नर्स, हम लोग कर रहे हैं आरपीएससी पीजीटी के पेपर्स, जिसमें हमारा ये है लास्ट पेपर जो कि हुआ है 2022 में। तो उसको हम करने जा रहे हैं और इसके बाद हम करेंगे दूसरे स्टेट के पेपर्स। तो ये जो हमारा पेपर है वो पीजीटी की श्रृंखला में आरपीएससी पीजीटी 2022 का है। तो ये पेपर हम कर लेते हैं और इसमें भी हम पहले पार्ट में करेंगे 75 क्वेश्चंस, उसके बाद में लास्ट के करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन कहलाता है। तो संपूर्ण संगठन क्या कहलाएगा? एक सीमित क्षेत्र में संपूर्ण संगठन की जब बात होगी तो उसे हम कहेंगे कम्युनिटी। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन वो कहलाएगा कम्युनिटी। उसके बाद है, किसने जादू के दो प्रकार काला जादू और सफ़ेद जादू बताया है? तो काला जादू और सफ़ेद जादू बताया है मैलोरास्की ने। उसके बाद है, प्रोफेसर आईपी देसाई समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित है? तो आईपी देसाई जो हैं वो समाजशास्त्र के बॉम्बे स्कूल से संबंधित हैं। आईपी देसाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें हमें देखना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो संथानम कमेटी 1962 को बनी थी और जो सरकारिया कमीशन था वो बना था 1983 को। तो ये वाला सही नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो था वो 1988 को बना था और राजस्थान राइट टू हेयरिंग एक्ट जो था वो 2012 में बना था। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, जो सरकारिया कमीशन है वो सही नहीं है, क्योंकि वो जो बना है वो बना है 1983 को। संस्कृति के इथोस एवं ईडोस की व्याख्या किसने की है? तो ये की है ग्रोबर ने। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक हैं डोमा योगेन सिंह श्रीनिवास कपाड़िया। कपाड़िया इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2013 में लागू हुआ और बहुत जगह पूछा भी गया है। कौन समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थन करने वाले विद्वानों में नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन उसमें जो साइंटिफिक ओरिएंटेशन है उसका समर्थन नहीं करते हैं, तो उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हो जाएंगे कॉम्ट, दरखाइम, पार्सन्स। तो ये लोग तो करते थे उसका साइंटिफिक ओरिएंटेशन, क्योंकि सोशियोलॉजी को साइंस बनाना चाहते थे। लेकिन जो क्योंकि स्कूल जो हमारे हैं वो दो होते हैं, एक साइंटिफिक ओरिएंटेशन वाला है, दूसरा जो है वो हर्मेनेटिक ओरिएंटेशन वाला है। तो ये जो सूट्स हैं वो हर्मेनेटिक्स में आते हैं, इसमें आते हैं, और इनके साथ साथ जैसे गारफिंकल हो गए वो इसी में आएंगे। उसके बाद गॉफमैन हो गए वो इसी में आएंगे। और ये लोग इसमें जो साइंटिफिक ओरिएंटेशन में कॉम्ट हैं, दुर्कीम हैं, वेबर हैं, पार्सन्स हैं, ये लोग आएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, जो लोग साइंस बनाना चाहते थे वो सारे उसमें आएंगे साइंटिफिक ओरिएंटेशन में, बाकी हर्मेनेटिक्स में आ जाएंगे। तो इसलिए दो स्कूल हैं। ओके। उसके बाद, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अब तक तो आपको लर्न हो गया होगा, क्योंकि हर पेपर में ये क्वेश्चन आया है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। मुझे लगता है कि जितने हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसमें आधे से ज़्यादा में तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। उसके बाद है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन किस में हुआ? तो हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन हुआ है वो हुआ है 2005 में। 1956, 2003, 2005, 2009। तो जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम हुआ वो हुआ 2005 में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लीजिएगा।
यह किसने परिभाषित किया कि परिवार पति एवं पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री के बच्चों सहित कम या अधिक स्थायी समिति। ये डेफिनेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप हमारे डेफिनेशन वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को ही डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया है इसको एक ट्रिक के माध्यम से कि जब बच्चे रहित या बच्चे सहित, या तो बच्चे हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते हैं, उनसे जब परिवार बनेगा तो ऐसी बात कौन करता है, वो करते हैं आगबर्न और निमकॉफ। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पीजीटी में पूछा जाता है। उसके बाद है समाज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैकाइवर एवं पेज द्वारा परिभाषित की गई है। तो मैकाइवर एवं पेज द्वारा कौन सी विशेषता परिभाषित की गई है? रीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ, अधिकार, इन सब की वो बात करते हैं। और इसमें किस चीज़ की बात नहीं करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट की बात वो नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी जो सोसाइटी की विशेषता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। उसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है जब हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे रिस्पोंडेंट कौन होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी सैम्पलिंग में पढ़ा रखा है। जब हम किसी एक रिस्पोंडेंट से पूछते हैं अपने रिलेटिव्स बताओ कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो बताता है, फिर उसके से हमें दूसरे पता चलते हैं, फिर उसके से हमें दूसरे पता चलते हैं। तो इस तरह से जब करके हम करते हैं तो वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसलिए हम इसका यूज़ तब करेंगे जब हमें इकाइयों का पता लगाना कठिन हो, तो हम दूसरों से पूछ के करेंगे, तो वो हो जाएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग। काउंट के 3 स्तर के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सम्मिलित नहीं है? तो ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविस्टिक बताई है स्टेज उन्होंने, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल स्टेज सत्तामूलक अवस्था को उन्होंने नहीं बताया है। निम्न में से आदर्श प्रारूप की एक विशेषता कौन सी है? तो आइडल टाइप भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो आइडल टाइप क्या होता है, इसमें पूछ रहा है कौन सी है। तो आइडल टाइप इज़ अ रैशनल ब्लूप्रिंट होता है, वो हम आपको बता चुके हैं। एक विवेकी ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम एक वास्तविकता का पता लगाते हैं, तो रैशनल ब्लूप्रिंट होता है। उसके बाद हमें मैच करना है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है वो ढूंढना है। तो पैरेटो की बुक है द माइंड एंड सोसाइटी, आगबर्न की बुक है सोशल चेंज, द स्टडी ऑफ मैन लिंटन की बुक है टाइनबी की हिस्ट्री ऑफ चेंज। ये टाइनबी की बुक नहीं है क्योंकि इन्होंने इनकम्प्लीट लिख दिया है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है एक 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर नायक के पहनावे, आदतों और विशेषताओं का अनुकरण करेगा, तो क्या कहलाएगा? जब वो इनकी विशेषताओं का अनुकरण करेगा तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि वो उसको तादात्म्यकरण कहते हैं, क्योंकि वो उनकी ड्रेस और जो भी उनके मैनर्स हैं उनको क्या कर रहा है, एक फेमस हीरो की तरह देख रहा है। मशहूर नायक जो हैं उनके पहनावे, आदतों और विशेषताओं का इमिटेशन कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन कर रहा है वो। तो ये भी ठीक ही क्वेश्चन है। उसके बाद है कोहलबर्ग के नैतिकता विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें आज्ञा पालन करने के लिए कहते हैं। तो ये थोड़ा सा साइंस वाला क्वेश्चन, वो ICT वाला क्वेश्चन लग रहा है। तो इसमें ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, ये पूछ रहा है इसमें। तो जब नैतिकता के विकास के सिद्धांत के लिए ऐसे स्तर का पालन करेगा जो उन्हें प्रौढ़ लोग आज्ञा करने के लिए कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, क्योंकि ये प्रौढ़ लोग उनको आज्ञा पालन करने के लिए कह रहे हैं, तो प्री कन्वेंशनल हो जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से वो आज्ञा पालन करते हैं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता नहीं है, कौन सी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो उन्होंने पूर्ण समग्रता की बात की है, संघर्ष और द्वंद्ववाद की बात की है, भौतिक निर्णायकवाद की बात की है, लेकिन विचार की बात वो नहीं करते हैं, वो हीगल करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सोशल स्ट्रेटेजी और डायनामिक आप देख ही चुके हैं, ये भी जैसे सामाजिक संरचना वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ उसी तरह ये भी बहुत रिपीट हुआ है।
और ये भी लर्न हो गया होगा, काउंट का है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी दूसरे फॉर्म में रिपीट हुआ था और पीजीटी में बहुत पूछा जाता है। तो जब बात होगी लोकसभा की तो आपका हो जाएगा आंसर आर्टिकल 330 यानी अनुच्छेद 330 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कौन सा रॉन्ग है। तो कंप्यूटर में क्या संवेगों का अभिमूलन, कंप्यूटर को इमोशन से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। व्यक्तिगत अनुदेशन अधिगम, जो व्यक्ति कहेगा वो करेगा। विद्यार्थी क्रमिक पुनः प्राप्ति प्रक्रिया द्वारा सीखेंगे और तुरंत उनको इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इमोशन की बात कंप्यूटर में नहीं होगी। हिंदू समाज में हिंदू विवाह का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये देखिए, यही क्वेश्चन जो पीजीटी में बहुत परेशान किया था, तो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है कि कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें मैंने आपको बताया था धर्म प्रजा रति जो हैं वो हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं, और वही इसमें लिखा हुआ है धर्म प्रजा और रति, ये तीनों उद्देश्य हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैध समझौता जो है वो इसका उद्देश्य नहीं होगा। और ये किसके अकॉर्डिंग हैं तीनों? ये हैं कपाड़िया के अकॉर्डिंग, धर्म प्रजा और रति हिंदू धर्म के 3 उद्देश्य हैं। ये भी पीजीटी में पूछा गया था, किसने कहा है। मर्डॉक के अनुसार तृतीयक नातेदारों की संख्या कितनी है? तो मर्डॉक के अनुसार तृतीयक की जब बात होगी तो हो जाएंगे 151 और द्वितीयक की बात होगी तो होंगे 33। अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र मुख्यतः संबंधित हैं? तो इसमें संबंधित हो जाएंगे, इसमें लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन। तो इसमें हो जाएगा लर्निंग सिचुएशन, क्योंकि अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? तो द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ टीचर इज मेनली कंसर्न विद लर्निंग सिचुएशन। फैशन एक है, तो फैशन क्या है? फैशन एक नॉर्म होता है, फैशन और फैड भी सोशल नॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फैशन के साथ साथ फैड भी एक सोशल नॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत की व्याख्या की है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ, डेविस और मूर ने की है। आप देख रहे हैं पीजीटी के पेपर्स में जो भी आ रहा है बहुत ज़्यादा बेसिक आ रहा है और उसी में कंफ्यूजन हो जाता है, तभी यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, एक बार आप, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, जो भी बेसिक है जैसे समाज, समिति, संस्था, किनशिप, मैरिज, फैमिली, इन सभी को आपको एक बार अच्छे से सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि ये हैं क्या एक्चुअल में, इनकी मीनिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है। और इसके साथ साथ आपको देखना है किसने दिया है, किस ईयर में दिया है, और इसमें सबसे पहले काम किसने किया। अगर आप इतनी चीज़ों को देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट जो रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी रहती है वो क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछा जाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन ही ऐसे बनेंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, जो उन लोगों को नहीं, वो लोग नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को, बस वही मेरे से पीछे होंगे। तो आपको यही काम करना है, आप अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखिए और ज़्यादा पैनिक मत होइए इसमें। प्रणाली उपागम के प्रणाली विश्लेषण पद में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित है? तो इसमें कौन सा कार्य सम्मिलित है? प्रणाली के तत्वों की पहचान और उनका संगठन, ये इसमें सम्मिलित होगा, क्योंकि प्रणाली उपागम के प्रणाली विश्लेषण पद में कौन सा कार्य आएगा? तो इसके तत्वों की पहचान करना और उनका ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई करो एलिमेंट्स को और उनका ऑर्गेनाइजेशन करो। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से मॉडल में सिंटैक्स उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण से उनके परीक्षण और नामकरण अवधारणाओं तक के अनुप्रयोग ये तो आगे बढ़ती हैं। तो ये जो थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, इस वजह से इसमें दिक्कत हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सिंटैक्स के उदाहरण के प्रस्तुतिकरण से उनके परीक्षण और नामकरण अवधारणाओं तक के अनुप्रयोग हेतु आगे बढ़ेगी।
तो इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। बाकी ये क्वेश्चन वैसे भी रिपीट नहीं होना है पीजीटी में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुर्कीम के अकॉर्डिंग किस प्रकार की आत्महत्या व्यक्ति के समूह में अत्यधिक एकीकरण करेगी? अब यहाँ आ गया, पूछ रहा है कि ओवर हाई इंटीग्रेशन की बात किस में करेगी। तो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा उसको तो पता ही होगा हाई इंटीग्रेशन किस में होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके दरखाइन का सुसाइड वाला पार्ट ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। तो चलिए मैं आपको फ़िलहाल एक बार यहाँ पे और रिवाइज़ करा दूँ, जिसने अगर नहीं रिवीज़न किया है तो वो देख ले और उसके बाद फाइंड आउट करें। तो जब बात होती है इंटीग्रेशन की, मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग के दो हैं ईगोइस्टिक और अल्टरिस्टिक, उसमें बात होती है इंटीग्रेशन की। और उसमें मैंने आपको बताया था कि लो से शुरू होगा पहले, फिर जाएगा हाई की तरफ। तो पहले क्या आएगा इंटीग्रेशन में, हमने बताया था ईगोइस्टिक, उसके बाद अल्टरिस्टिक। और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो लो और हाई, उसमें मैंने बताया था आपको पहले लो होगा देन हाई होगा। तो लो और हाई में अब यहाँ क्या इसने पूछा है, ओवर इंटीग्रेशन मतलब हाई इंटीग्रेशन, ये वाला पूछ रहा है। तो हाई इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया था आपको, अल्टरिस्टिक। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा अल्टरिस्टिक। इसी तरह मैंने रेगुलेशन भी आपको बताया था। जब हम रेगुलेशन की बात करेंगे तो उसमें भी मैंने दो ऑप्शन आपको दिए थे, उसमें भी लो और हाई बताया था। और उसमें हमने बताया था कि जब वो रेगुलेशन होगा तो उसमें एनॉमिक और फैटालिस्टिक ऐसे चलेगा। तो एनॉमिक और फैटालिस्टिक, तो एनॉमिक में क्या होगा, लो रेगुलेशन हो जाएगा, और फैटालिस्टिक में क्या होगा, हाई रेगुलेशन हो जाएगा या ओवर रेगुलेशन हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो भी आपका सही हो जाएगा। इसमें से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी पूछेगा, ये भी, ये भी, ये भी। तो आपने देखा आपको एक साथ 4 क्वेश्चन लर्न हुए और इसमें से कोई भी पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर आपको दरखाइम का हाई रेगुलेशन, लो रेगुलेशन, लो इंटीग्रेशन, हाई इंटीग्रेशन चारों ही याद करने पड़ेंगे, और वो मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको जाके एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक समुच्चय अथवा संयोजन जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ होते हैं या कम जागरूक होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे। अंतः समूह में तो सब कुछ होता है। रेफरेंस ग्रुप, क्वासी ग्रुप में क्या होगा, कम जागरूक होंगे, कम संगठन होगा और उसके प्रति अनअवेयर होंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के सिंथेटिक संप्रदाय से संबंधित है। तो सिंथेटिक संप्रदाय से कौन संबंधित है, दरखाइन, सोरोकिन, जिन्सबर्ग, टॉनेज। तो सिंथेटिक से हो जाएंगे आपके टॉनेज। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीजीटी में एक ना एक तो इससे पूछ ही लिया जाता है हर बार। तो इस वजह से आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो सिंथेटिक स्कूल था, सिंथेटिक स्कूल में इसके अलावा कौन संबंधित नहीं है पूछ रहा था, सॉरी। तो इसमें सिंथेटिक स्कूल में कौन कौन से आते हैं, इनके अलावा प्रोफेसर हेज आते हैं, दरखाइम आते हैं, वो तो लिखा ही है, सोरोकिन आते हैं और जिन्सबर्ग आते हैं। इसके अलावा हॉबहाउस भी आते हैं। ये लोग आते हैं सिंथेटिक स्कूल में। और इसमें पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं है, तो इसलिए इसमें टॉनिज है। और इसमें अब दूसरा जो स्कूल आता है वो आता है फॉर्मल स्कूल का। तो फॉर्मल स्कूल में कौन कौन से आपके आते हैं, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, टॉनेज और वीरकांत और वॉनविच, ये लोग आते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको लर्न करना पड़ेगा फॉर्मल स्कूल में कौन है, सिंथेटिक स्कूल में कौन है, और उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि नहीं है पूछ रहा है या पूछ रहा है संबंधित है। तो आप ये तो इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं देखा नहीं था, और ये तीनों एक ही ग्रुप के होते हैं। इसमें टॉनिज अलग थे तो मैंने फाइंड कर लिया कि टॉनिज नहीं है, टॉनिज है क्योंकि ये अलग था। तो कई बार ऐसे भी आप कर सकते हैं भाई, जब ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, इसमें अगर दरखाइम दिया होगा तो
ये अलग है, इसलिए ये फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो सिंथेटिक स्कूल के सारे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कम ही लोग हैं और फॉर्मल स्कूल में ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें आप सारे ही लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इसमें जॉर्ज सिमल, मैक्स वेबर, टॉनिज, वीरकांत, वॉन भी जाते हैं फॉर्मल स्कूल में, और जबकि जो सिंथेटिक स्कूल है उसमें दरखाइम आते हैं, हॉब हाउस आते हैं, और प्रोफेसर दरखाइम आते हैं, सरोकिन आते हैं, प्रोफेसर हेज आते हैं, और वो जिन्सबर्ग आते हैं। तो इस तरह से आप करके इसको कर सकते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद ये एक तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा है कैश मेमोरी इज़ फास्टर दैन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ क्लोज़र टू द प्रोसेसर दैन कैश मेमोरी। तो इसमें ढूंढना है हमें कि कौन सा सही है। तो जो ये है कैश मेमोरी वो तो फास्ट होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी से, तो ये वाला तो आपका सही है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ क्लोज़र टू द प्रोसेसर दैन कैश मेमोरी, तो ये आई थिंक ये वाला कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि ये क्लोज़र नहीं होती है, इसी वजह से इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। पहला वाला तो ठीक है, कैश मेमोरी फास्टर दैन रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो क्लोजर टू द प्रोसेसर दैन कैश मेमोरी नहीं होती है, तो इस वजह से अधिक निकट नहीं होती, तो इसी वजह से ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का कार्य नहीं है, तो संवेग का कार्य कौन सा नहीं है, अब इसमें पूछ रहा है संवेग का कार्य नहीं है। टू डिसऑर्गेनाइज द फीलिंग, तो डिसऑर्गेनाइज नहीं करता है फीलिंग को, इसीलिए ये इसका कार्य नहीं है। सामाजिक अंतःक्रियाओं को विनियमित करेगा, आंतरिक द्वंद्व को जानेगा और व्यक्ति को लक्ष्यों की ओर निर्देशित करेगा, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समाजशास्त्र में नातेदारी के संरचनात्मक सिद्धांत को किसने प्रारंभ किया है, तो संरचनात्मक सिद्धांत या स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ किनशिप को स्टार्ट किसने किया, इंट्रोड्यूस सबसे पहले जो बात की थी वो की थी मॉर्गन ने, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूज़, तो ये किसने कहा है, राधाकमल मुखर्जी। समाज मूल्यों का एक संगठन एवं संकलन है, तो वैसे भी मूल्यों से आप वैसे यही करते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है, तो लर्न कर लेना। मूल्यों का संगठन और संकलन है, ये किसने कहा है, राधाकमल मुखर्जी। योगेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी है, तो ये योगेंद्र सिंह ने जो बुक लिखी है कास्ट, क्लास एंड पावर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। तो योगेंद्र सिंह की बुक्स जो पूछी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहती हैं, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे जो इन्होंने बुक लिखी है उसके साथ चेंज इन इंडिया भी लगाया है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया बुक है योगेंद्र सिंह की। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये उपयुक्त है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का इतना व्यापक तो नहीं होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी का सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित होता है, तो इसीलिए ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बराबर भी नहीं होता है। किसने कहा अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को, यहाँ पे पूछ रहा है विभिन्न स्वरूपों को सोशल प्रोसेस कहते हैं, ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, और ये कहा है बीसंज और बीसंज ने क्या कहा है, द वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन आर कॉल्ड सोशल प्रोसेस, तो बीसंज और बीसंज कहते हैं अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं, और ये डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मे भी रिपीट भी हो सकती है, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। डिफरेंट फॉर्म जो वो हैं इंटरेक्शन के उसको सोशल प्रोसेस कहेंगे, कौन, बीसंज, क्योंकि बीसंज 2 लोग हैं, तो इनका दूसरा फॉर्म होगा, इनका दूसरा फॉर्म होगा, यानी डिफरेंट फॉर्म हो गए 2 लोग के मिलके, तो इसी को हम कहेंगे इंटरेक्शन, और ये कहा है बीसंज। अब कंफ्यूज मत होना कि इसमें भी 2 हैं इसमें भी 2 हैं, तो आपको लर्न करना होगा बीसंज और बीसंज ही विभिन्न स्वरूपों की फॉर्म की बात करते हैं। ओके।
उसके बाद है प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं पूछ रहा है बाहरी, तो इसमें शारीरिक समरूपता, समूह की लघुता, समूह की अवधि और संबंध वैयक्तिक होते हैं। तो जब प्राथमिक समूह की बात होगी तो संबंध पर्सनल नहीं होंगे, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए ए बी सी, और ए बी सी है ऑप्शन 3 में, तो इसीलिए ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। स्पेंगलर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की पुष्टि के लिए विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया था। तो स्पेंगलर और टॉयनबी दोनों का ही पूछा जाता है। तो स्पेंगलर ने जो अध्ययन किया था वो किया था 8 में। अब कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है अगर किस दिया होता है स्पेंगलर की हैं कि उनकी, तो आपको लर्न करना है स्पेंगलर की पहले आएंगी, उनकी कम है, वो है 8 सभ्यताएँ। कितनी? 8 सभ्यता का अध्ययन किया किसने? स्पेंगलर ने। ओके, स्पेंगलर इज इक्वल टू 8। और उसके बाद है किसने सामाजिक गतिशीलता को प्रायोजित एवं प्रतियोगिती स्पॉन्सर्ड और कंटेस्टेड, यहाँ से करिए तो आराम से हो जाएगा। टर्नर ने इसकी बात की है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्पॉन्सर्ड और कंटेस्ट मोबिलिटी जो है वो किसने बांटा है? तो टर्नर ने बांटा है। डॉक्टर की उपस्थिति में केवल के उसके चिकित्सा अधिकारी के प्रति भूमिका ही नहीं बल्कि नर्सों, मरीजों, वार्ड बॉय इत्यादि के प्रति भूमिकाओं में शामिल होने को किस अवधारणा से समझा जाता है? तो जब इतनी सारी चीज़ों से वो एक ही जगह है, डॉक्टर और चिकित्सा, नर्स, वार्ड बॉय सब वहीं के हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब एक ही जगह की बात होती है तो वो हो जाता है रोल सेट। और अगर स्टेटस होंगे तो वो एक ही जगह के कई सारे स्टेटस जब मिलेंगे तो स्टेटस सेट हो जाएगा। कार्ल मानहिम ने सामाजिक नियंत्रण को कौन से 2 भागों में बांटा है? तो कार्ल मानहिम का है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, पॉजिटिव नेगेटिव तो किम्बाल यंग का है। और द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन बुक किसने लिखी है? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन बुक लिखी है लियोटार्ड ने। उसके बाद है गोत्र और झुंड उदाहरण है। गोत्र और झुंड किसके उदाहरण हैं? तो मैंने आपको जब पढ़ाया था सरल समाज, बहुखंडी समाज, मिश्रित समाज, तो उसमें आपको हमने ये बताया था ऑलरेडी। तो गोत्र और झुंड जो उदाहरण है वो किसके हैं? सरल समाज के उदाहरण हैं। आधुनिक नौकरशाही सत्ता का कौन सा उदाहरण है? तो आधुनिक नौकरशाही जो है वो किसका उदाहरण है? लीगल अथॉरिटी का, वैधानिक। प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है, ये किसने कहा है? तो इसमें भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको जब हाइपोथेसिस बताई थी अभी पिछले टाइम पे भी डिस्कस किया था, तब भी बताया था। तो जब अस्थायी अनुमान की बात होगी तो वो हो जाएंगे पीटर एच मन। और लुनबर्ग में जनरलाइजेशन की बात होती है, या वो कहते हैं कि ये टू बी टेस्टेड ऐसे करके आती है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो काम चलाऊ अनुमान फिलहाल आप याद कर लीजिए, इसको अस्थायी अनुमान भी कहते हैं। और ये डेफिनेशन किसकी है? पीटर एच मन की है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हाइपोथेसिस में पूछी जा सकती है। उसके बाद है कम्युनिटी शाब्दिक दृष्टि से किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो वो बना है कॉम प्लस म्यून्स, इससे मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुथ बेंडिक ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रुथ बेंडिक का भी पूछा गया है और ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। उन्होंने प्यूबले ट्राइब के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समिति अमूर्त होती है, यही कथन सही नहीं है, क्योंकि समिति तो मूर्त होती है, उसे हम देख सकते हैं। व्यक्तियों का ग्रुप होता है, व्यक्तियों का संगठन होता है, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। संस्था में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो संस्था में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? मूर्त। अब संस्था मूर्त नहीं होती है, वो अमूर्त होती है। तो यहीं से आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो समिति होती है वो मूर्त होती है
और जो संस्था होती है वो अमूर्त होती है, क्योंकि वो तो नियम कानून की व्यवस्था होती है ना, तो वो कैसे दिखेगी हमें। तो इसीलिए ये वाला तत्व नहीं पाया जाता है। संगठित समूहों से जुड़ाव होता है, कुछ भौतिक संरचनाओं से संबंध होता है, जटिल व्यवहार प्रतिमान होते हैं। ये किसने परिभाषित किया? वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका एवं संपन्न कराने के लिए समर्थ बनाता है, समाजीकरण कहलाता है। तो समाजीकरण में जब सीखने की बात होगी तो जॉनसन के अलावा और कोई नहीं होते हैं। ये बहुत बार डेफिनेशन आ चुकी है, हम बता भी चुके हैं आपको। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलकर काम करना है। मिलजुल कर जब हम काम करेंगे समिति में तो वो हो जाएंगे बोगार्ड्स, और ये भी डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई, पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 46, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा, इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से। विषय को याद करने हेतु विद्यार्थी एक प्रक्रिया का उपयोग करता है जिसमें वो समय के साथ सूचनाओं की अचेतनात्मक पुनरावृत्ति करता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब वो पुनरावृत्ति करेगा तो रिहर्सल होगा, यानी पूर्वाभ्यास हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। जब अनुसंधानकर्ता एक अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? जब उसी का सदस्य बन जाएगा तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो पश्चिमीकरण का प्रभाव सेकुलराइजेशन, राइज ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म और समतावाद भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। तो ये सारे ही पश्चिमीकरण के प्रभाव हैं। इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था और इसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिला था। संस्कृतिकरण एक विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब संस्कृतिकरण में आइडियोलॉजी बोरोइंग प्रोसेस की बात होगी तो वो कौन करते हैं? योगेन सिंह करते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है। एक प्रथा जिसमें वयस्कों को उनके बच्चों के नाम को सम्मिलित कर संबोधित किया जाता है, उनके नाम से नहीं, तो फिर वो क्या कहलाती है? ये भी कई बार आया है, उसको कहते हैं टेक्नोनॉमी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो पीजीटी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो 75% तो रिपीटेड रहता है, थोड़ा ही नए क्वेश्चंस रहते हैं, तो जो लोग वो कर लेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक समाजशास्त्री वैज्ञानिक अभिमुखन, अभी जो आप कर रहे थे उसकी विशेषता नहीं है, और उसमें पार्सन्स थे इसीलिए वो साइंटिफिक ओरिएंटेशन में आते हैं, ये भी आपने देखा। तो उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो एम्पिरिसिज्म होती है, और लॉजिकल क्लियरिटी, लॉजिकल कंसिस्टेंसी। लेकिन पार्सन्स के अकॉर्डिंग जो विशेषता उसकी नहीं है उसमें उन्होंने रखा है रुचिहीनता, डिसइंटरेस्टेडनेस को रखा है उन्होंने। तो इस वजह से ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। ये साइंटिफिक ओरिएंटेशन की विशेषता में इसको नहीं मान रहे हैं पार्सन्स। मिस्टेकन मॉडर्निटी की बुक किसकी है? वो तो है दीपांकर गुप्ता की, बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, बहुत पुरानी, तो मैं भी अब ना पूछी जाए। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है। तो अपनी प्राथमिक रुचि किस में रखते हैं? ये दोनों हैं। तो ये अपनी प्राथमिक रुचि रखते हैं एक व्यक्ति में, साइकोलॉजी और समाजशास्त्र। यह किसने परिभाषित किया? एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि। तो जब लघु प्रतिनिधि की बात होगी तो वहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गुडे एंड हार्ट। तो जब सैम्पलिंग में लघु प्रतिनिधि की बात होगी तो वहाँ पे होगा गुडे एंड हार्ट, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीजीटी के लिए। निम्न में से किसने योग्यता तंत्र मेरिटोक्रेसी की बात की है? तो मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं माइकल यंग। ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ मैन बुक के लेखक कौन है? तो स्टडी ऑफ मैन बुक के लेखक है लिंटन
कक्षा में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक उपायों से निम्नलिखित में से कौन सा असंबंधित है, कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अभिप्रेरणा प्रदान करना संबंधित है, नियमित पृष्ठ पोषण संबंधित है, इंश्योर विजिबिलिटी ये संबंधित नहीं है, सस्टेन द अटेंशन ये भी संबंधित है। तो ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन थर्ड वाला इसमें नहीं होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी हाइपोथेसिस की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो अच्छी विशेषता से संबंधित क्या नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी द प्रिसीशन, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्पिरिकल रेफरेंस। तो जो गुड एंड हार्ट ने इसकी विशेषताएं बताई हैं 4-5 वो उसमें वो पूछ रहा है। तो ये कभी पूछ ले कि इसकी हाइपोथेसिस की विशेषता या सोर्सेज किसने बताए, तो वो बताए हैं गुड एंड हार्ट ने। तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और विशिष्टता और यथार्थता होनी चाहिए, एम्पिरिकल रेफरेंस होना चाहिए और रिलेटेड टू तक उससे थ्योरी होना चाहिए और भी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि जटिल हो जाएगी तो फिर हाइपोथेसिस समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। मार्क्स के अनुसार, और इसमें सोर्स भी पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना, एनालॉगी करके एनालॉगी में ज़्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है। तो एनालॉगी जो है वो हाइपोथेसिस का सोर्स है, एनालॉगी ज़्यादातर पूछा जाता है तो वो सोर्स है, इस वजह से इसमें नहीं होगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वह है, पूंजीपति क्या है, जिसके पास एक आइडिया होता है, इसकी तो वो बात करते ही, जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है। तो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण जो रखता है वही पूंजीपति होता है। जादुओपन इसकी बात भी नहीं करते, ना ही धर्म की बात करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस टाइप किसने दिए? तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस टाइप हमने इसके पहले वाले पेपर में किया था, तो वो दिए हैं कूले ने, इसीलिए ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है दुबे ने जादुई क्रिया में कितने तत्व बताएं? तो एस सी दुबे ने जो जादुई क्रिया में तत्व बताए हैं वो बताए हैं 3, और टाइप भी इन्होंने 3 ही बताए हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या मार्क्स ने किस पुस्तक में की? तो मार्क्स की जो बुक्स हैं वो बहुत पूछी जाती, किसमें उन्होंने किसकी व्याख्या की? तो फिलहाल आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को याद कर लीजिए, उन्होंने इसकी व्याख्या किस पुस्तक में की? वो की उन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी में। ऐतिहासिक भौतिकवाद, क्योंकि इतिहास पुराना है, जर्मन आइडियोलॉजी भी पुराना, ऐसे करके आप रन कर सकते हैं। उन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी में ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या की है। उसके बाद है लोक नगरी सातत्य, फोक अर्बन कंटिन्यूम की अवधारणा किसने दी है? तो वो दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, फोक अर्बन कंटिन्यूम की। उसके बाद है आपका गोलमन की बुक, जो संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार, तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं पूछ रहे बुक किसकी है, तो गोलमन की है। कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है? वह व्यक्ति के केवल शैक्षिक कार्यों में सहायक है, वह व्यक्ति के केवल कार्यस्थल पर सहायक है, वह व्यक्ति को केवल स्व अभिप्रेरित करने में सहायक है, या व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक है? तो जो संवेगात्मक बुद्धि होगी तो वो सभी क्षेत्रों में सहायक होगी ना, केवल एक में नहीं होगी। तो इसीलिए ऑप्शन 4 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है वेबर का जो सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? तो सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत जो है वो इसमें से स्ट्रैटिफिकेशन में जो मैंने आपको बताया था, कास्ट, और जिसमें उन्होंने और भी चीज़ों की बात की है, सॉरी कास्ट की तो बात नहीं है, उन्होंने क्लास की बात की, और इसमें वो क्लास दिया नहीं है, तो इस वजह से जाति, विचार, नातेदारी, सामाजिक परिस्थिति ये इस पे नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है और ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है वो इस पे आधारित नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर नहीं दिया गया। अभी इस पार्ट में हम 75 क्वेश्चन को करते हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप लोगों को भी करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आज हम अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए